प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग जेसीईआरटी द्वारा निकाले गए क्वेश्चन बैंक से प्रश्नों को समझ रहे थे। चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 में हम लोगों ने लघु तरीय प्रश्नों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। 2 से फिर शुरू करते हैं। आज इसको समाप्त कर ही देना है क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा की क्या प्रकृति होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत रेखा होती है वो उसकी प्रकृति होती है कि वह एक्स अक्ष के समानांतर होती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये है आपका एक्स अक्ष और कीमत क्या है, इसके समानांतर में आगे बढ़ रही है। तो यही इसकी प्रकृति है। अब किताबी भाषा में देख लेते क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा क्षैतिज अर्थात एक्स अक्ष के समानांतर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग कीमत का निर्धारण करता है। देखिए, जो कीमत निर्धारण होगा वो उद्योग द्वारा किया जाएगा और उद्योग जो है वो मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा ही कीमत का निर्धारण करता है और वह जो कीमत निर्धारित करेगा उसी को फर्म को मानना पड़ेगा। इसीलिए फर्म जो है उस कीमत को स्वीकार करती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये है मांग, ये है पूर्ति, दोनों मिल गया समझ लीजिए ई बिंदु पर। तो बाजार में मूल्य कितना हो जाएगा, ओपी हम रख सकते हैं, ओपी, और मांग और पूर्ति मान लीजिए ओ क्यू हो गया। ठीक है, अब यही जो कीमत है वो एक्स अक्ष के समानांतर जा रहा है और यही आपका औसत आय है, यही आपका सीमांत आय है, यही आपका मूल्य का रेखा है, यही आपका मांग का रेखा है। इसमें सभी आपस में बराबर होते हैं। तो दी हुई कीमत पर एक फर्म एक वस्तु की जितनी भी मात्रा बेचना चाहती है बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा वो एक्स अक्ष के समांतर होती है। कीमत रेखा को पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का मांग वक्र भी कहा जाता है, मतलब इसको हम लोग डिमांड रेखा भी कह सकते हैं। तीसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत रेखा तथा कुल आगम में क्या संबंध पूर्ण है। मतलब देखिए, जो कीमत रेखा है प्राइस लाइन और कुल आगम दोनों क्या होता है, एक ही होता है, एक ही आकृति का होता है और दोनों क्या होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है और दोनों का मान भी बराबर होता है। तो कहने मतलब है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत तथा कुल आगम में महत्वपूर्ण संबंध है। कीमत रेखा के नीचे का क्षेत्र कुल आगम के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म कीमत को स्वीकार करती है। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को इस स्वीकार करना पड़ता है। वह दी हुई कीमत पर अपने उत्पाद को जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकता है। आप देख सकते हैं इस चित्र को, ये है आपका मूल्य और ये है आपका मात्रा। तो कुल आगम मतलब कुल आय का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा। मूल्य गुने मात्रा कर दीजिए तो मूल्य आपका कितना है, ओपी है, मात्रा कितना है, ओ क्यू है। तो आपका कुल आय कितना निकलेगा, लंब गुने आधार, तो आपको ये एरिया मिलेगा तो आपको मिल जाएगा ओ पी आर क्यू। मतलब ये यहाँ हम लोग देख सकते हैं ओ पी आर, यहाँ आर है, आर क्यू, ये एरिया हमको मिलेगा। तो यही आपका क्या है, कुल आगम भी कहलाएगा और यही आपका मूल्य है। तो यहाँ ये जो नीचे का एरिया है, मूल्य और आगम आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही चीज को शायद यहाँ लिखा है कि अतः कुल आगम कीमत तथा बेची गई इकाइयों का गुणनफल होता है, क्योंकि मूल्य और मात्रा को आपस में गुना करने से ही कुल आगम मिलता है। रेखा चित्र में वस्तु की कीमत ओपी है, पीए कीमत रेखा है, फर्म के विक्रय की मात्रा ओ क्यू है, अतः कुल आगम ओपी गुने ओ क्यू होगा। तो यह हो जाएगा ओ क्यू आर पी। आयत के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, अतः हम कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम कीमत रेखा के नीचे के क्षेत्र के बराबर होता है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक कीमत स्वीकारक फर्म का कुल संप्राप्ति वक्र ऊपर की ओर प्रवणता वाली सीधे रेखा क्यू होती है। यह वक्र उद्गम से होकर क्यू गुजरता है। कहने मतलब है ये है कीमत का रेखा और ये है आपका ओरिजिन पॉइंट जिसको हम कहेंगे उद्गम। उद्गम से होकर क्यू गुजरती है, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपका मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कुल आगम भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हम देख सकते हैं, अच्छा नीचे चित्र दिया होगा, जैसे देखिए ये चित्र में क्या आप देख सकते हैं कि मूल्य जब आपका ओ आर है, मात्रा कितना है,
सॉरी, मूल्य मूल्य नहीं, ये कुल आगम है। कुल आगम ओ आर, उत्पादन है ओ क्यू। कुल आगम बढ़कर हो गया ओ आर वन, मात्रा बढ़कर हो गया ओ क्यू वन। फिर कुल आगम ओ आर टू, मात्रा। इसका मतलब उत्पादन बढ़ेगा तो कुल आगम भी बढ़ता है। और ये कुल आगम जो है वो क्या है, ओरिजिन से जा रहा है, यहाँ मूल बिंदु से होकर जा रहा है। अब यहाँ लिखा क्या क्या है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य दिया हुआ रहता है तथा प्रत्येक फर्म को उसे स्वीकार करना पड़ता है। एक बतवा को बार बार बोल लिखा हुआ है। अतः कुल आय तथा उत्पादन में संबंध स्थापित करने के लिए कुल बिक्री की मात्रा से मूल्य से गुना करना पड़ता है। मतलब कुल आगम ज्ञात करने के लिए मूल्य को मात्रा से आपको गुना करना पड़ता है। अब यहाँ एक उदाहरण दिया है कि अगर 100 किलो आलू बेचता है तो मात्रा कितना है, मतलब क्यू है आपका 100 किलो, और कितना उसका रुपया रखा, आलू का मूल्य है 10 रुपया प्रति किलो, तो मूल्य है आपका 10। तो 10 को 100 से गुना कर देंगे तो कुल आगम मेरा 1000 हो गया। तो ये कुल आगम हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। चित्र में ओ एक्स रेखा पर उत्पादन, ओ वाई रेखा पर कुल आय को दर्शाता गया दिखलाते हैं। टी आर कुल आय की रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि शून्य उत्पादन पर टी आर अवश्य ही शून्य होगी। कहने मतलब इस चित्र में जो कुल आगम यहाँ से शुरू हुआ, इसका मतलब जब कुछ उत्पादन नहीं है तो कुल आगम भी शून्य होगी, वही चीज को कह रहा है। उसके बाद टी आर कुल रेखा, सॉरी, टी आर कुल आय की रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि शून्य उत्पादन पर टी आर अवश्य ही शून्य होगी। अतः टी आर रेखा उद्गम से गुजरती है और सीधी रेखा का रूप ले लेती, क्योंकि बाजार में दिए हुए सामान्य मूल्य पर उत्पादन की कोई भी मात्रा बेची जा सकती है। मतलब एक दिया हुआ मूल्य रहेगा। दिया हुआ मूल्य कहने मतलब है कि जो मूल्य है वो उद्योग के द्वारा निर्धारित करके फर्म को दिया जाएगा। फर्म को इसी मूल्य पर अपना सामान को बेचना है। इसीलिए कुल आगम क्या होगा, जब सामान का उत्पादन नहीं होगा तो शून्य होगा, और जैसे जैसे कुल आगम बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पादन की मात्रा भी बढ़ती है। कहने मतलब उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी तो कुल आगम भी बढ़ेगा। पांचवा, सीमांत आगम और सीमांत लागत द्वारा फर्म का साम्य कैसे निर्धारित होता है। तो देखिए, संतुलन का दो शर्त होता है। पहला है एम आर बराबर एम सी। तो एम आर क्या हो गया, सीमांत आगम, एम सी हो गया सीमांत लागत। तो सीमांत लागम और सीमांत लागत दोनों अगर बराबर होगा, इसको हम लोग कहते हैं आवश्यक शर्त। दूसरा है कि एमसी की रेखा एमआर की रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो जहां पर नीचे से ऊपर जाते हुए काटेगा और एमआर बराबर एमसी होगा, वहीं पर संतुलन निर्धारित होगा, जिसको हम लोग साम्य कह सकते हैं, साम निर्धारित तो होगा। तो एमआर बराबर जो एमसी आप देख रहे हैं, इसको आवश्यक शर्त कहते हैं। आवश्यक मतलब होता है कि जैसे ठंडा का दिन में स्वेटर लेना आवश्यक है, तो है। उसके बाद दूसरा शर्त है कि एमसी रेखा एमआर रेखा को नीचे से काटे। तो नीचे से कब काटेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं पर्याप्त शर्त। पर्याप्त शर्त मतलब होता है कि आवश्यक है, पहला शर्त लागू है कि आवश्यक है ठंडा के दिन में स्वेटर लेना, लेकिन मेरे पास पैसा है कि नहीं है, साधन है कि नहीं है, हम उसको ले सकेंगे कि नहीं, मेरे पास पर्याप्त सामर्थ्य है कि नहीं है, तो वहाँ होता है पर्याप्त शर्त लागू होता है। तो जहाँ दोनों शर्त एक साथ पूरा होगा वहीं पर उपभोक्ता या उत्पादक संतुलन में होगा। तो यहाँ पर आप हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये है आपका ए आर का रेखा, यही है आपका एम आर का रेखा, और ये है आपका एम सी का रेखा। तो एम आर बराबर एम सी, पहला शर्त ये है। तो कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटे। तो एम आर का रेखा तो ये है, और एम सी का रेखा कहाँ, यहाँ से नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है, मतलब यहाँ काट रहा है। यहाँ क्या रहा, ऊपर से नीचे आते हुए काट रहा है, इसलिए यहाँ संतुलन नहीं होगा। सेकेंड जो सफिशिएंट कंडीशन जो बता रहा है कि नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, वो यहाँ पूरा हो रहा है। इसीलिए वो मूल्य कितना रखेगा, ओपी मूल्य रखेगा, और उत्पादन की मात्रा ओक्यू निर्धारित करेगा, और यहाँ पर उत्पादक जो है वो संतुलन में रहेगा। जो जो चीज़ बताए हैं वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसको इसमें समय नहीं बर्बाद हम करेंगे, ये चित्र को आप देख सकते हैं, और यहाँ जो लिखा हुआ है इसको भी आप देख लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो चीज़ हम समझा दिए वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है बच्चों। अब छठा नंबर क्वेश्चन,
पूर्ति का नियम क्या है, इसे उदाहरण व रेखा चित्र से समझाएं। तो पूर्ति का नियम को हम लोग समझ लेते हैं। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसका पूर्ति भी बढ़ता है, जब मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटता है। इसी को हम लोग पूर्ति का नियम कहते हैं। और मूल्य और पूर्ति के बीच क्या है, तो सीधा संबंध है। मतलब मूल्य बढ़ रहा है तो भी पूर्ति बढ़ेगा, मूल्य घटेगा तो पूर्ति घट रहा है, इसलिए दोनों के बीच क्या है, सीधा संबंध है। और इसका जो वक्र होता है, पूर्ति वक्र, वो नीचे से ऊपर दाहिनी ओर बढ़ता है। मतलब ये इस तरह का वक्र होता है जो बताता है कि आपका जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा, जैसे मूल्य ओपी तो पूर्ति कर रहा है OQ, मूल्य बढ़कर ओपी से बढ़कर OP1 हो जाता है, यहाँ पर OP1, तो मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगा। इसका मतलब मूल्य बढ़ने से पूर्ति की मात्रा भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब मूल्य और पूर्ति के बीच क्या हो गया, सीधा संबंध हो गया। तो यही चीज़ को यहाँ पूछा जा रहा है और यही इसका आंसर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं वही चीज़ लिखा हुआ है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर पूर्ति की मात्रा कम हो जाती है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि जब मूल्य 10 रुपया है, पूर्ति हो रहा है 100, मूल्य बढ़कर 11 तो पूर्ति बढ़कर 200, 12 पर 300, मतलब मूल्य बढ़ रहा है तो पूर्ति भी बढ़ रहा है। अब अगर हम इसको उल्टा देखते हैं, जब मूल्य है 12 तो पूर्ति 300, मूल्य घटकर हो गया 11 तो पूर्ति घटकर हो गया 200, मूल्य घटकर हो गया 10 तो पूर्ति घटकर हो गया 100। तो यहाँ पर एक दोनों के बीच क्या है, एक सीधा संबंध बन रहा है। अब इसी को अगर हम लोग वक्र के माध्यम से देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, जो बता रहा है कि मूल्य जब ओपी है तो पूर्ति हो रहा है OQ, मूल्य बढ़कर जब OP1 हो गया तो पूर्ति OQ से बढ़कर OQ1 हो गया। अब जो चीज़ बोले हैं वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप लोग, अगर आप टेबल और चित्र समझ गए तो अपने से बना के लिख सकते हैं, इसको रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अब पूर्ति में विस्तार को रेखा चित्र द्वारा समझाएं। तो पूर्ति में विस्तार, तो पूर्ति में विस्तार कब होता है बच्चों, जब कीमत के कारण पूर्ति बढ़ रही हो। जैसे कीमत बढ़ गया तो पूर्ति भी बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहेंगे। और किसी अन्य कारण से यदि पूर्ति बढ़ रहा है तब वहाँ पर पूर्ति में क्या हो जाएगा, वृद्धि कहलाएगा, ना कि विस्तार कहलाएगा। मतलब कीमत के कारण यदि पूर्ति बढ़ रहा है तो उसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहेंगे, लेकिन कीमत को छोड़कर कोई दूसरा कारण से अगर पूर्ति बढ़ रहा है तो उसको हम लोग पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास गोदाम में बहुत माल पड़ा हुआ है, अब इसको जल्दी जल्दी सेल में निकाल देना है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आप पूर्ति को बढ़ा दे रहे हैं, वहाँ कीमत मायने नहीं रख रहा है। आप अपना गोदाम का सफाई करने के लिए पूर्ति को बढ़ा रहे, अपना माल हटा रहे हैं बाजार में बेचकर, तो वो कीमत के कारण नहीं हो रहा है, दूसरा कारण से पूर्ति बढ़ रहा है, तो वो पूर्ति में वृद्धि कहलाएगा। समझ गए होंगे पूर्ति में विस्तार क्या है। तो पूर्ति में विस्तार, पूर्ति का विस्तार तब होता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है। मतलब कीमत जब 1, पूर्ति 1, कीमत 5, पूर्ति 5, तो कीमत के कारण जब पूर्ति में वृद्धि हो तो उसको हम लोग पूर्ति में विस्तार कहते हैं। ये है आपका पूर्ति रेखा। और ये है जब कीमत 5 है तो पूर्ति हो रहा है 5, अगर कीमत 4 है तो पूर्ति होगा 4, यहाँ से इसे बना सकते हैं। कीमत 3 तो पूर्ति भी 3, तो कीमत के हिसाब से पूर्ति भी बढ़ रहा है। अब है जो चीज़ समझाया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए इसको आप देख लीजिए, इसको समझाएंगे नहीं, समय का एक इसमें वेस्ट होगा आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता बताएं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, तो जिसमें बेचने वाले बहुत हो और खरीदने वाले बहुत हो उसको हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। और सब एक जैसा वस्तु बेचेगा और सब एक के दाम पर बेचेगा तो वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहलाता है। अब किताबी भाषा में देखते क्या लिखल है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होता है। मतलब बेचने वाला अधिक होगा, खरीदने वाला अधिक होगा। एक समान वस्तुओं का उत्पादन होता है, मतलब सब एक ही जैसा वस्तु बेचेगा। एक बाजार में वस्तु एक ही कीमत पर प्रचलित होगी, मतलब जो भी सामान बेचेगा सब एक के दाम पर बेचेगा। इसको प्रोफेसर लेफ्टविच परिभाषा दिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तु बेचती है और इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, तो पहला विशेषता है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अधिक संख्या, मतलब इसमें बेचने वाला और खरीदने वाला का संख्या अधिक रहेगा।
बच्चों हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से बता रहे हैं, इसमें जो लिखा हुआ है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपने हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं, लेकिन इसको भी नोट कर लीजिएगा। दूसरा है समरूप वस्तु, मतलब इसका विशेषता दूसरा क्या है, समरूप वस्तु, मतलब सब एक के जैसा वस्तु बेचेगा, समान रूप वाला। तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व निकासी, मतलब फर्म जो है उद्योग में प्रवेश कर सकता है और अगर उसको घाटा हो रहा है तो फर्म उद्योग को छोड़कर निकल भी सकता है, मतलब प्रवेश और निकासी की स्वतंत्रता इसमें रहती है। फिर है बाजार का पूर्ण ज्ञान, क्योंकि सब एक के दाम पर एक के वस्तुओं को एक के दाम पर बेचता है, तो जो उपभोक्ता है, जो खरीदने वाला है, उसको बाजार में क्या करता है, उसको बाजार की जानकारी रहती है कि अमुक वस्तु इतने में मिल रहा है। मतलब अगर रेनॉल्ड्स पेन 5 रुपया में मिल रहा है तो यहाँ खरीदिए, रांची में खरीदिए, दुमका में खरीदिए, देवघर में खरीदिए, वो 5 रुपया में सब जगह मिलेगा, इसलिए बाजार का पूर्ण ज्ञान इसमें होता है। फिर है साधनों की पूर्ण गतिशीलता, इसमें क्या है कि कोई भी फर्म दूसरे फर्म या उद्योग में स्थानांतरित हो सकता है, साधन को स्थानांतरित कर सकता है, इसलिए साधनों की पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है इसमें। यातायात लागत का अभाव, तो इस प्रतियोगिता में यातायात लागत शून्य होती है, जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित रहती है। तो ये है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। अब है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है क्यों, अथवा इसी को घुमा के क्वेश्चन यहाँ दिया है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित होता है। तो इसको हम लोग अपनी भाषा में बता देते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य निर्धारित होता है वो मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा होता है। ये है आपका मांग का रेखा और ये है पूर्ति का रेखा, जहाँ दोनों बराबर हो जाएगा वहीं बाजार में मूल्य निर्धारित हो जाएगा। तो अब यहाँ लिखा क्या क्या हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता एक बड़ी संख्या में होते हैं, जिसके कारण कोई व्यक्तिगत फर्म वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। उद्योग में एक समान वस्तुएं उत्पादित करने वाली अनेक फर्म होती है, जिसके कारण एक व्यक्तिगत फर्म का उद्योग के उत्पादन में सूक्ष्म योगदान होता है। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म उद्योग की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती। पूर्ण प्रतियोगिता में एक उद्योग के अंतर्गत कार्य करने वाली प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता तथा मात्रा नियोजक होती है। कहने मतलब है कि इसमें मूल्य चूंकि उद्योग द्वारा निर्धारित किया होता है, इसलिए फर्म कोई भी अकेला फर्म मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता और उसे वही मूल्य पर सामान अपना बेचना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जो मूल्य निर्धारण होगा वो मांग और पूर्ति के द्वारा होगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। उपयुक्त चित्र में वस्तु की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है, मतलब जो कीमत निर्धारण होगा वो मांग और पूर्ति के द्वारा होगा। उद्योग में संतुलन बिंदु ई पर उपलब्ध होता है, यहाँ गलती लिखा हुआ ई पर हो जाएगा, ई पर होगा, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर संतुलन होगा जहाँ मांग और पूर्ति बराबर हो रहा है, जिसके कारण वस्तु का जो कीमत है वो ओपी तय होगा। कीमत कितना हो जाएगा, ओपी, तथा कीमत ओपी को उद्योग के अंतर्गत कार्य कर रही प्रत्येक फर्म द्वारा मान लिया जाता है और वह इस कीमत पर अपनी उत्पादन मात्रा को तय करता है, मतलब इसी को सब फर्म स्वीकार कर लेगा और इसी के हिसाब से अपना उत्पादन की मात्रा को तय करेगा। पूर्ण प्रतियोगी फर्म उद्योग द्वारा निर्धारित इस कीमत में जो परिवर्तन नहीं कर सकते, किंतु इस कीमत पर वह वस्तु की कितनी ही मात्रा का उत्पादन और विक्रय कर सकते। यही कारण कि फर्म के लिए कीमत रेखा एक्स अक्ष के समानांतर एक क्षैतिज रेखा होती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो कीमत है वो क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर है, ये एक्स अक्ष है और इसके समानांतर ये जा रही है। अगला क्वेश्चन है बाजार कीमत एवं समान कीमत में अंतर बताइए। तो इधर आपका है बाजार कीमत, ये है समान कीमत। बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगी बाजार दशा में अति अल्पकाल अथवा बाजार अवधि में निर्धारित होती है, जबकि जो समान कीमत होता है वो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में मांग तथा पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। मतलब ये अति अल्पकाल में निर्धारित होती है और ये दीर्घकाल में निर्धारित होती है। पहला शॉर्टकट अंतर यही है कि बाजार कीमत जो है वो अति अल्पकाल में या बाजार अवधि में निर्धारित होती है, जबकि समान कीमत है जो दीर्घकाल में निर्धारित होती है। दूसरा अंतर है कि इस कीमत निर्धारण में वस्तु की मांग वस्तु की पूर्ति की तुलना में अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि अति अल्पकाल में पूर्ति स्थिर रहती है। कहने मतलब है कि मांग के हिसाब से पूर्ति को हम लोग तुरंत तुरंत नहीं बढ़ा सकते। आदमी मांग कभी भी कर सकता है, कितना भी कर सकता है, लेकिन कोई भी सामान बनाने में या तैयार करने में, उत्पादन करने में समय लगता है। इसीलिए इसमें मांग जो है वो अधिक प्रभावशाली होता है और प्रभावी होता है,
और पूर्ति क्या होती है, स्थिर रहती है अल्पकाल में। इधर है सामान्य कीमत, समान बाजार कीमत की इस कीमत निर्धारण में पूर्ति अधिक सबल होती है, क्योंकि दीर्घकाल में पर्याप्त समय होने के कारण वस्तु की पूर्ति मांग की दशा के अनुसार पूर्णतः समायोजित की जा सकती है। तो कहने मतलब दूसरा अंतर को हम लोग शॉर्टकट में याद रखेंगे कि बाजार कीमत में मांग जो है प्रभावशाली होती है, जबकि सामान्य कीमत में क्या होता है, पूर्ति प्रभावशाली होती है। यह कीमत मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है, जिसके कारण अल्पकालीन बाजार कीमत में उच्चावचन दृष्टिगोचर होते हैं। कहने मतलब है मांग पूर्ति की अस्थायी शक्ति द्वारा होता है, अल्पकाल समय का कम अवधि है, इसीलिए जो दाम है वो फ्लैक्चुएट करते रहता है, कम बेसी होते रहेगा इस बाजार में। जबकि सामान्य कीमत में क्या होगा कि दीर्घकाल में सामान्य कीमत मांग तथा पूर्ति के अस्थायी संतुलन द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए इसमें क्या होगा, उच्चावचन नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, कम बेसी नहीं होगा। तो इस बाजार में मूल्य क्या होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, उच्चावचन रहेगा कीमत में, जबकि इसमें कीमत में उच्चावचन नहीं रहेगा। फिर है इस कीमत में उत्पादक को असामान्य लाभ, समान लाभ और हानि हो सकती है, जबकि इस कीमत में उत्पादक को केवल समान लाभ होता है। अब समान लाभ क्या होता है, तो समान लाभ मतलब है कि अगर 1 रुपया सामान बनाने में बेचे और 1 ही रुपया, मतलब 1 रुपया सामान बनाने में लगा और उसको हम 1 ही रुपया में बेच रहे हैं, तो जितना बनाने में लगा उतना ही कमा रहे हैं, तो ये सामान्य लाभ कहलाएगा। अब 1 रुपया बनाने में लगा और उसको बेच रहे हैं 10 रुपया में, तो ये असामान्य लाभ कहलाएगा। और 1 रुपया बनाने में लगा और 50 पैसा में बेच रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो इस तरह समान, असमान और हानि को हम लोग जान सकते हैं। पांचवा अंतर है यह कीमत वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है, जबकि यह कीमत काल्पनिक होती है। बाजार कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं तथा वह समान कीमत के सापेक्ष इर्द गिर्द घूमती रहती है, जबकि समान कीमत स्थिर होती है। अब है पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में अंतर। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, तो औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं। मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है, ठीक है। जबकि एकाधिकार में ये इस तरह होता है वक्र, ये है ए आर, ये है आपका एम आर। तो ये ए आर जो वक्र है वो क्या है, एम आर से ज़्यादा, देखिए एम आर यहीं से यहीं तक रहेगा और ये ज़्यादा है, तो इसमें ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है एकाधिकार में। फिर है वस्तु की कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में औसत आय सीमांत लागत के बराबर होती है, जबकि एकाधिकार में औसत आय जो है वो सीमांत लागत से अधिक होती है। तीसरा अंतर है कि दीर्घकाल में केवल स्थिर लागत दशा में उत्पादन संभव है, जबकि एकाधिकार में दीर्घकाल में घटती लागत, स्थिर लागत एवं बढ़ती लागत तीनों दशाओं में उत्पादन एवं संतुलन संभव है। दीर्घकाल में केवल समान लाभ की दशा संभव है, जबकि एकाधिकार में केवल लाभ ही मिलता है, चाहे लागत घटती हो, स्थिर हो या बढ़ती हो। उत्पादन स्तर अधिक और कीमत कम होती है। इसमें एकाधिकार में कीमत ऊंची और उत्पादन स्तर कम होता है। मतलब सामान को क्या कहता है, अभाव की दृष्टि पैदा करके कीमत, ऊंचा कीमत पर एकाधिकार में बेचा जाता है। फर्म अपने अनुकूलतम आकार पर संतुलन में होती है, जबकि एकाधिकार में क्या है कि फर्म अपने अनुकूलतम आकार से कम पर संतुलन में होती है। कीमत विभेदीकरण संभव नहीं है। कीमत विभेदीकरण मतलब होता है कि मान लीजिए हमसे 10 रुपया में ये सामान हमको बेचा और कोई उसका जान पहचान आ गया तो उसको 5 रुपया में दे दिया, तो इसको हम लोग कहते हैं कीमत विभेद करना। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद संभव नहीं है, और चूंकि एकाधिकारी है, बेचने वाला एकलौता वही है, इसीलिए एकाधिकार में कीमत विभेद संभव होता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि कहीं आलू 10 रुपये बिक रहा है और वही आदमी रामगढ़ में जाकर उस आलू को 20 रुपया में बेच रहा है, तो इसको भी हम लोग कीमत विभेद करना ही कहते हैं। फिर है आठवां, एक समान उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि एक अकेली फर्म होती है जो फर्म ही उद्योग और उद्योग ही फर्म होती है। मतलब इसमें बेचने वाला एकलौता है तो वही उद्योग है, वही फर्म है, जबकि इसमें फर्म और उद्योग अलग अलग होती है। फर्मों का उद्योग में प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है। मतलब इसमें फर्म जो है वो उद्योग में प्रवेश कर सकती है और निकल भी सकती है, जबकि इसमें प्रवेश में प्रतिबंध होता है। मतलब कोई भी अगर नया उद्योग खोलना है तो उसको
फर्म खोलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट अधिकार लेना होगा जो पहले से चला रहा है, तभी वो खोल सकता है। अगला क्वेश्चन है, कुल आगम और कुल लागत विधि द्वारा फर्म का संतुलन निर्धारण कीजिए। तो यह विधि जो है कुल आगम और कुल लागत विधि, इस विधि द्वारा जो फर्म का संतुलन को समझाया गया है, मार्शल के द्वारा दिया गया सिद्धांत है कि कुल आगम और कुल लागत विधि से हम लोग कैसे संतुलन निर्धारण कर सकते हैं। तो कुल आय और कुल लागत का अंतर कुल लाभ होता है। कहने मतलब है जो आपका लाभ है, लाभ को हम लोग पाई मान सकते हैं। लाभ बराबर होता है कुल आय माइनस कुल लागत। टी आर हो गया कुल आगम और टी सी हो गया कुल लागत। मतलब कोई भी सामान बनाने में आपको लगा 15 रुपया और आप उसको बेच रहे हैं 20 रुपया, तो 20 रुपया आपका कुल आय हो गया, कुल लागत हो गया 15। तो 20 में 15 को अगर आप घटा दीजिए तो लाभ कितना हो गया, 5 रुपया। तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ को यहाँ कहा गया है कि कुल लाभ, कुल आय, कुल लागत उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर टीआर तथा टीसी का अंतर अलग अलग होता है। एक उत्पादक का कुल लाभ तभी अधिकतम होता है जब टीआर और टीसी का अंतर अधिकतम हो। अब इस चित्र को आप लोग देख के समझ सकते हैं कि ये है आपका कुल आगम का रेखा और ये है आपका कुल लागत का रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर एक संतुलन हो रहा है, एक यहाँ संतुलन हो रहा है। यहाँ पर कट रहा है, मतलब कुल आय और कुल लागम बराबर हो रहा है और यहाँ भी बराबर हो रहा है। उसके बाद अंतर अब दोनों का जहाँ अधिकतम रहेगा तो अंतर कहाँ अधिक हो रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहे, देखिए ये दूरी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो जहाँ पर अधिकतम दूरी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा दूरी है, तो यहाँ पर वो संतुलन में रहेगा। मतलब टी आर और टी सी का अंतर जहाँ ज़्यादा रहेगा, तो अंतर कहने मतलब है कि ये दूरी देख रहे हैं, अंतर अंतर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ पर, यहाँ पर के एन बिंदु पर ये ज़्यादा, दोनों के बीच टी आर और टी सी का अंतर ज़्यादा है, इसीलिए उत्पादक ओ क्यू मात्रा उत्पादन करके संतुलन में रहेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म दी हुई कीमत पर वस्तु की कितनी भी मात्रा का उत्पादन कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत स्वीकारक तथा मात्रा निर्धारित करने वाला होता है, इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होती है। चित्र में कुल आगम वक्र को टी आर से दिखाता है। उत्पादन के बढ़ने पर कुल लागत बढ़ती है। चित्र में कुल लागत वक्र टी सी में दिखाया गया है। बिंदु Q तथा अर्थात OQ1 उत्पादन पर कुल लागत कुल आगम से अधिक होती है। उत्पादन बिंदु Q पर कुल आगम तथा कुल लागत दोनों बराबर है। बिंदु T एक सम विच्छेद बिंदु है। इस बिंदु पर T पर शून्य लाभ की स्थिति है। उत्पादन बिंदु Q1 से Q2 तक कुल आगम कुल लागत से अधिक होती है। उत्पादक के इस क्षेत्र लाभ का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के विभिन्न उत्पादन बिंदुओं से संबंधित कुल लागत रेखा के बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर कुल लागत बिंदु तथा कुल आगम बिंदु का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जिस बिंदु पर यह अंतर अधिकतम होता है वही बिंदु फर्म के संतुलन का बिंदु होता है। चित्र में यह उत्पादन संतुलन बिंदु Q पर दिखाया गया है, जिस पर कुल आगम टी आर तथा कुल लागत व टी सी की खड़ी हुई के एन अधिकतम है। बिंदु Q2 के बाद पुनः कुल लागत कुल आगम से अधिक हो जाती है, अतः उत्पादक को हानि होने के कारण Q2 के बाद उत्पादन नहीं होगा। इस प्रकार उत्पादन स्तर OQ पर कुल आगम तथा कुल लागत TC का अंतर अधिकतम होगा, अतः कुल उत्पादन स्तर OQ पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर ही संतुलन होगा। कहने मतलब इस चित्र में जो संतुलन होगा वो कहाँ होगा, OQ पर होगा। और संतुलन आपका यहाँ और यहाँ हो रहा है, टी आर टी सी का यहाँ हो रहा है, लेकिन जो अंतर है, अंतर आपका यहाँ पर, ये अंतर को बता रहा, तो पहला बराबर और दूसरा बराबर, इसी बिंदु के बीच में उपभोक्ता या उत्पादक जो है वो संतुलन में होगा। तो यहाँ पर एक वो माप मान लिया गया कि के एन अंतर ज़्यादा है, इसलिए उत्पादक OQ उत्पादन करेगा और वो संतुलन में रहेगा। तो बच्चों चैप्टर 4 भी समाप्त हो गया है। इकोनॉमिक्स के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, बाय बाय।